Hey everyone, I hope you all are doing fine. So in this lecture, we are going to discuss about the physiotherapy management and the physiotherapy assessment of the multiple sclerosis. Last lecture में हमने MS multiple sclerosis के pathophysiology के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था. Now moving further in that particular lecture, here we will discuss about the physiotherapy assessment and the physiotherapy management of the multiple sclerosis. पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें. पहला बात ये कि अगर आपको ये स्लाइड चाहिए एंड इफ वांट द नोट्स यू कैन सिंपली डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. दूसरा बात ये कि if you want the lectures in English language, then you can check out our second channel Sedative is English, where I upload the lectures in completely English language. ओके. तीसरा बात ये कि अगर आप एक एमपीटी, बीपीटी, एमबीबीएस और नर्सिंग या फिर किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, देन वी आर कमिंग अप विद समथिंग सो दैट यू विल गेट द यूज्ड बुक्स एट योर डोर स्टेप विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन और विदाउट एनी इरिटेशन. So there is a Google form link in the description box below. You can fill the form if you are interested and give us feedback for this. We will discuss it later. Okay. Now let's start our today's topic, physiotherapy assessment and the physiotherapy management. ये हमारा इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का सेक्शन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ लिया था. अगर आपने ये नहीं देखा है तो go and check it out in the last lecture of the sedative physio. You will understand it. ठीक है. Now we will start first of all the types of multiple sclerosis. सबसे पहला बात कि multiple sclerosis के कितने types होते हैं. So we have total 4 types of multiple sclerosis. Now let's discuss these 4 types one by one. सबसे पहला हमारा आता है relapsing remitting multiple sclerosis and it is the most common type of मल्टीपल स्क्लेरोसिस. सबसे ज़्यादा सामान्यतः यही हमें देखने को मिलता है, MS का यही टाइप देखने को मिलता है. इस केस में होता क्या है वो समझिए, इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं. दिस इज द डिसेबिलिटी टाइम ग्राफ. ओके, दिस इज द डिसेबिलिटी टाइम ग्राफ. इस डिसेबिलिटी टाइम ग्राफ में देखिए क्या होता क्या है. सबसे पहले हमारा पेशेंट के अंदर जो डीमाइलिनेशन है वो अचानक से स्टार्ट होता है, तो सिम्टम्स भी इंक्रीज होते हैं और एक लेवल पर जाने के बाद अचानक से रीमाइलिनेशन स्टार्ट होता है. सबसे पहला हमारा डीमाइलिनेशन होगा एंड आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टेन लेवल, आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, अचानक से फिर रीमाइलिनेशन स्टार्ट होता है. ओके, रीमाइलिनेशन है ये रीमाइलिनेशन वापस से पहले जैसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा रीमाइलिनेशन होगा एंड नाउ अगेन देयर विल बी अ बूस्ट अप ऑफ द डीमाइलिनेशन एंड द बूस्ट अप ऑफ सिम्टम्स, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है एंड इट इज कॉल्ड एंड हेंस इट इज कॉल्ड द रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, ये जो साइकिल है कि ये डीमाइलिनेशन होगा, अगेन थोड़ा सा रीमाइलिनेशन होगा, अगेन इससे भी ज़्यादा डीमाइलिनेशन हो जाएगा. सो ये सिम्टम्स इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं डे बाय डे. ओके, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. नाउ सेकंड टाइप इज द सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ये सेकेंडरी प्रोग्रेसिव रिमिटिंग रिलैप्सिंग टाइप से थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनिशियली रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही होता है, पर उसके बाद देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ द डीमाइलिनेशन. अभी हमने रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप में ये समझा था कि वहाँ पर साइकिल्स जैसा कुछ होता था कि पहले अचानक से डीमाइलिनेशन होगा, थोड़ा सा रीमाइलिनेशन होगा, अगेन पहले बार से भी ज़्यादा डीमाइलिनेशन होगा, यानी कि सिम्टम्स बढ़ेगा, थोड़ा सा घटेगा और अगेन बहुत ज़्यादा सिम्टम बढ़ जाएगा. सो यहाँ पर इस सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS में, इस सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि शुरू का इनिशियल जो स्टेज होगा इट विल बी लाइक द रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप, पर एक लेवल पर आने के बाद देयर विल बी कंप्लीट, देयर विल कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ द डीमाइलिनेशन. कोई भी रीमाइलिनेशन नहीं होगा, कोई भी सिम्टम्स का डिक्रीज होने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पर सिर्फ यहाँ से जो कंडीशन है वो और वर्स होता चला जाएगा और प्रोग्रेस करता चला जाएगा. सो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस देन द रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS. नाउ थर्ड वन इज द प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. दिस प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द वन ऑफ द सीरियस टाइप ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलैप्सिंग नहीं होता है, यहाँ पर पेशेंट का सिम्टम्स थोड़ा भी डिक्रीज नहीं होता है. जैसा कि हमने पहले और दूसरे में देखा था. पहला में हमने देखा था कि यहाँ पर रिलैप्सिंग रिमिटिंग में देखा था कि सिम्टम्स डिक्रीज हो रहे हैं. सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में भी इनिशियली कुछ सिम्टम्स डिक्रीज हो रहे थे, तब उसके बाद प्रोग्रेशन हो रहा था. पर इस प्राइमरी प्रोग्रेसिव टाइप में क्या होगा कि ये बिल्कुल शुरू से ही डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगा और ये प्रोग्रेस करता चला जाएगा डे बाय डे विदाउट एनी रिलैप्स. ओके, ये नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं. जैसे सेकेंडरी प्रोग्रेसिव यानी कि पहले ये शुरू से प्रोग्रेस नहीं करेगा, शुरू से ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप का होगा, देन फिर ये प्रोग्रेस होना शुरू होगा. प्राइमरी प्रोग्रेसिव इट मीन्स कि इट विल स्टार्ट प्रोग्रेशन, इट विल स्टार्ट कंटिन्यूअस डीमाइलिनेशन फ्रॉम द डे वन ऑफ द इन्फेक्शन. डे वन से ही डीमाइलिनेशन जो स्टार्ट होगा वो कभी भी डाउन नहीं आएगा एंड द ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस. ओके,
Now the last type is the progressive relapsing multiple sclerosis and it is the most severe type of multiple sclerosis. यहां पर क्या होता है, कोई रिलैप्सिंग नहीं होता है पर एक सडन फ्लेयर होता है सिम्टम्स का, एक सडन बूस्टअप होता है सिम्टम्स का। सबसे पहले जो रिलैप्सिंग में था वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा सबसे पहला जो डीमाइलिनेशन स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद रिलैप्स होता है यानी कि रीमाइलिनेशन यानी कि सिम्टम्स डिक्रीज होते हैं, देन फिर अगेन ये फ्लेयर अप हो जाता है। पर यहाँ पर एक सीन था कि ये रिलैप्स हो रहा था, यहाँ पर सिम्टम्स कुछ डिक्रीज हो रहे थे। पर प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा कंटिन्यूस डीमाइलिनेशन होगा, अचानक से जो सिम्टम्स हैं वो सडन बूस्टअप हो जाएंगे, ठीक है, सडन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बूस्टअप हो जाएगा, वापस से ये नॉर्मल पे आएगा। नॉर्मल कहने का मतलब कि जो डीमाइलिनेशन हो रहा था वो हल्का सा कम होगा एंड देन इट विल अगेन बूस्ट अप। सो प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग एंड जो हमारा रिमिटिंग रिलैप्सिंग टाइप है, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि जो हमारा रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वहां पर रिलैप्स होता है पर यहाँ पर कोई भी रिलैप्स नहीं होता है एंड देयर इज अ सडन फ्लेयरिंग ऑफ द सिम्टम्स, अचानक से सिम्टम्स बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। सो द प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ एमएस। Okay, now after these types of MS we have to discuss about the assessment. इस assessment के बारे में बात करने से पहले, since multiple sclerosis is a neurological condition and I have already discussed about the physiotherapy assessment in the neurological cases in detail, so you can check out that lecture of the neurological assessment to get more information about the assessment। क्योंकि एक ही चीज को मैं कितना बार बार डिस्कस करूं, मैंने वही चीज स्ट्रोक में भी डिस्कस किया था, मैंने वही चीज सीपी में भी डिस्कस किया था, मैंने वही चीज पार्किंसन में भी डिस्कस किया था और फिर मैंने उसका एक अलग सेपरेट लेक्चर भी बना रखा है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इन फिजियोथेरेपी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। Now let's discuss about the physiotherapy management of the multiple sclerosis, one of the very important topic of today's lecture. So let's start physiotherapy management of the multiple sclerosis। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहला स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या क्या करा सकते हैं, वी कैन प्रोसीड विद द रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में वेट मशीन से, पुली वेट से, लेटेक्स रेसिस्टेंस एंड आइसोकाइनेटिक मशीन्स के थ्रू या फिर हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू भी करा सकते हैं। देन सर्किट ट्रेनिंग and the session should be appropriate and the sessions should include appropriate rest periods to avoid fatigue। MS के पेशेंट्स में फटीग बहुत ज़्यादा होता है, सो रेगुलर रेस्ट पीरियड बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो पेशेंट का मसल है, हमारे जो पेशेंट का बॉडी है वो फटीग में ना चला जाए। एंड द प्रोग्रेशन इज जनरली स्लोअर, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रेशन होगा पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में वो प्रोग्रेशन स्लोअर ही होगा। Here the closed chain exercises can be done, quadruped position and hydrotherapy। क्वाड्रप्ट पोजीशन के से हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अलावा यहाँ पर बैलेंस गेन भी कर सकते हैं। कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनके कोऑर्डिनेशन में भी काम आ सकता है, जिनके जो कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं अच्छे से क्वाड्रप्ट पोजीशन के कारण। ओके, नाउ apart from this all we can proceed with the PNF patterns। जनरली हम PNF patterns देते हैं, दिस इज द प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इस पर भी मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। सो PNF पैटर्न्स हम दे सकते हैं। नाउ PNF पैटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं, PNF पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे ज्वाइंट रिसेप्टर्स अर्थात कि प्रोप्रायोसेप्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं और उनके फैसिलिटेशन के कारण एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन में, दैट कैन लीड टू अ प्रॉपर एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट। हमारे ज्वाइंट्स के जो मूवमेंट्स हैं उन सभी मूवमेंट्स को ये फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। तो PNF पैटर्न्स हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब का हमने D1 फ्लेक्शन दिया, तो D1 फ्लेक्शन देने के साथ साथ वी विल प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू द पेशेंट। यहाँ पर दो काम एक साथ होता है। पहला काम ये कि हमने PNF पैटर्न्स दिया तो एक साथ मल्टीपल ज्वाइंट्स, PNF में होता क्या ना, PNF में एक साथ हम मल्टीपल ज्वाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। अगर हमने D1 फ्लेक्शन अपर एक्सट्रीमिटी का दिया है तो वी आर फैसिलिटेटिंग द शोल्डर ज्वाइंट, द एल्बो ज्वाइंट, द रिस्ट ज्वाइंट, द इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, द मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट, इन सभी ज्वाइंट्स को हम एक साथ फैसिलिटेट करते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ ज्वाइंट्स यहाँ पर एक साथ फैसिलिटेट होता है। तो यहाँ पर हमें फायदा क्या हो रहा है कि पहला तो एक साथ एक ग्रुप ऑफ ज्वाइंट हम फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, दूसरा क्योंकि एक ग्रुप ऑफ ज्वाइंट्स को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक ग्रुप ऑफ मसल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम एक साथ ग्रुप ऑफ मसल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर हमने PNF के दौरान रेसिस्टेंस भी दिया,
इफ वी आर गिविंग द रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द पीएनएफ पैटर्न, तो क्या होगा वहां पर कि हमारे जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उन पर रेसिस्टेंस पड़ेगा और उसके कारण उनके अंदर स्ट्रेंथ गेन भी हो सकता है और अच्छे से वो फंक्शन कर सकते हैं। सो पीएनएफ पैटर्न्स विद रेसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम स्ट्रोक पेशेंट्स में भी यूज करते हैं, लेट रिहैब में, ठीक है। देन द रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक, ये रोटेशनल मूवमेंट्स हम अलग अलग पोजीशन में करा सकते हैं, जैसे हम ब्रिजिंग में करा सकते हैं ट्रंक का रोटेशन, हाफ ब्रिजिंग में करा सकते हैं, स्टैंडिंग में हम करा सकते हैं ट्रंक का रोटेशन, ओके, नीलिंग पोजीशन में करा सकते हैं, हाफ नीलिंग में करा सकते हैं। तो हमें अलग अलग पोजीशंस में लाकर पेशेंट के ट्रंक का रोटेशनल मूवमेंट कराना है। देन फॉर द स्पास्टिसिटी वी विल गो फॉर द स्ट्रेचिंग विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर द स्पास्टिसिटी। यहाँ पे स्ट्रेच करना है और पेशेंट को सेल्फ स्ट्रेचिंग भी सिखाना है। होम एक्सरसाइज प्लान हम डिजाइन करते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वहां पर हम सेल्फ स्ट्रेच जरूर डालते हैं, बिकॉज सेल्फ स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्ट्रेचिंग हमें सिखाना है अलग अलग मसल्स का, कौन कौन से मसल्स का सिखाना है, तो जनरली हमें हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स, एडक्टर्स, क्वाड्रिसेप्स, ये 3 मसल्स जनरली ज्यादा अफेक्टेड होते हैं स्पास्टिसिटी में लोअर एक्सट्रीमिटी के, एंड एल्बो, रिस्ट, फिंगर फ्लेक्सर्स अलॉन्ग विद द शोल्डर एडक्टर्स। अपर एक्सट्रीमिटी के ये कुछ 3-4 मसल्स के ग्रुप हैं, ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं एक्सट्रीमिटी में। सो आपको मैनुअली स्ट्रेचिंग भी देना है, पैसिवली स्ट्रेचिंग भी देना है, और आप सेल्फ स्ट्रेचिंग के लिए भी पेशेंट को ट्रेन करोगे, आप सेल्फ स्ट्रेचिंग के लिए भी पेशेंट को समझाओगे। देन क्रायोथेरेपी, पोजिशनिंग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया रोटेशनल मूवमेंट में अलग अलग पोजीशन में हमें पेशेंट का रोटेशनल मूवमेंट कराना है, सो पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशनिंग में क्या क्या करा सकते हैं, सबसे पहले तो हम कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में पेशेंट को रख सकते हैं, जैसा क्वाड्रिपुट पोजीशन, नीलिंग हो गया, हाफ नीलिंग हो गया, ये करा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन करा सकते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू डिफरेंट पोजीशन, सच एज फ्रॉम सुपाइन टू साइड लाइन, फ्रॉम सुपाइन टू सिटिंग, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन। तो इस तरह का पोजीशन में हम ट्रांजिशन भी ला सकते हैं। देन आरओएम एक्सरसाइजेस वी कैन डू बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली। अगर हमारा पेशेंट एक्टिवली करने में सक्षम नहीं है, देन वी विल प्रोसीड विद द पैसिव मूवमेंट्स, एंड इफ द पेशेंट इज able to do active movements, then active movement is the best, because पेशेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी ट्रीटमेंट को सही से लेकर जाने के लिए। सो अगर आपका पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है आपके ट्रीटमेंट में, देन बेस्ट ऑफ लक, योर पेशेंट विल बी रिकवर सून। अगर नहीं कर पा रहा है, देन ट्राई टू इलेबोरेट, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल एक्सरसाइजेस वी कैन गो फॉर द कंबाइंड स्ट्रेचिंग विद द मूवमेंट यूजिंग द रिदमिक रोटेशन। रिदमिक रोटेशंस के साथ साथ हम ग्रुप ऑफ मसल्स को कंबाइंडली स्ट्रेच करेंगे। होल्ड रिलैक्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ पीएनएफ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। नाउ पीएनएफ पैटर्न्स एंड पीएनएफ स्ट्रेचिंग बोथ आर टू डिफरेंट स्टफ, सो डू नॉट मिक्स दिस टू। पीएनएफ पैटर्न्स हमारा अलग चीज है, पीएनएफ स्ट्रेचिंग हमारा अलग चीज है। पीएनएफ पैटर्न्स हमारा जो है वो काम करता है ज्वाइंट रिसेप्टर्स के ऊपर में, उन्हें फैसिलिटेट करता है, पर ये जो पीएनएफ स्ट्रेचिंग है दिस एक्ट्स ऑन द मसल स्पिंडल, ये मसल फाइबर्स पे काम करता है। ओके, देन स्किन ट्रैक्शन, स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फास्ट बैलिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारे पेशेंट्स के अंदर फास्ट स्ट्रेचिंग अगर हम करते हैं तो वो सही बिल्कुल भी नहीं है। सो फास्ट स्ट्रेचिंग एंड बैलिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऐसा क्यों? अगर हम फास्ट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बैलिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, देन देयर आर चांसेस कि जो हमारा पेशेंट होगा उनका मसल और जो पेशेंट का बॉडी बहुत जल्दी फटीग में चला जाएगा। सो फास्ट एंड बैलिस्टिक type of stretching is highly contraindicated. We should not perform this fast and ballistic type of stretching in the patients of multiple sclerosis to avoid fatigue. Okay, now active exercises within available range of motion. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि active exercises are very important, so we will also proceed with the active exercises within the range of motion. Then functional activities or task oriented activities. See, task-oriented activities is not only responsible to release the spasticity, it is also responsible for the control and coordination of the patient, for balancing the body of the patient, for the conditioning of the patient. ठीक है, तो इस functional activities या फिर task-oriented activities का कोई एक काम नहीं है, इसे हम अलग-अलग aims के लिए use कर सकते हैं. Okay. Now the therapist should concentrate on the trunk and proximal segments. Patient के ट्रंक और प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स पे आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है।
लोअर ट्रंक रोटेशन इन हुक लाइंग पोजीशन में हमें लोअर ट्रंक का रोटेशन कराना है। पेशेंट इन हुक लाइंग विथ थेरेपी बॉल अंडर द फ्लेक्स लेग विल जनरली रॉक द बॉल बैक एंड फोर्थ। इसका सारा डायग्राम भी मैंने यहाँ पर रखा है, सॉरी डायग्राम छूट गया। देखिए होता क्या, इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो पेशेंट है वो हुक लाइंग पोजीशन में रहेगा। ठीक है, मैं एक लाइन डायग्राम से आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेड ऑफ द पेशेंट, the diagram is too poor but it is able to understand. This is the hip joint, something like this. Okay, this is the knee joint of the patient, this is the ankle. यहाँ पर हमने एक बॉल रखा, so just a minute, yes, यहाँ पर अब देखिए, here the knee is 90 degree flexed, it is 90 degree flexed and the hip joint is also 90 degree flexed. इस पोजीशन में पेशेंट को रखने के बाद हमने एक बॉल यहाँ पर रखा, फिजियो बॉल, स्विस बॉल, आप जो भी कह लीजिए, वो बॉल हमने यहाँ पर रखा। नाउ द पेशेंट विल जेंटली रॉक द बॉल बैक एंड फोर्थ। जो पेशेंट हमारा है, ये पेशेंट अपने इस पैर के माध्यम से, इस पैर की मदद से बॉल को आगे और पीछे ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, पेशेंट हमारा इसी पोजीशन में रहेगा एंड देन ही और शी विल जेंटली रॉक द बॉल बैक एंड फोर्थ। नाउ आफ्टर दिस एक्सरसाइज वी विल प्रोसीड विद द क्वाड्रप्ड टू साइड सिटिंग। जो मैंने अभी पोजीशन में ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि वी हैव टू ट्रेन द पेशेंट टू ट्रांजिट फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, ये उसी का एक पार्ट आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो क्वाड्रप्ड से साइड सिटिंग में कैसे आएगा, वो हम पेशेंट को ट्रेन करेंगे। रेस्टिंग स्प्लिंट्स का यूज कर सकते हैं, टो स्प्रेडर, फिंगर स्प्रेडर, एंकल स्प्लिंट्स, या कुछ स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं टू मेंटेन द स्पास्टिसिटी इन द पेशेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ फॉर द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, चूंकि यहाँ पर बैलेंस कोऑर्डिनेशन भी बहुत बुरी तरीके से हिला रहता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो फॉर द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग द पोजिशन इन द स्टैटिक मोड। नाउ just remind and recap what you have studied in the posture में हमने क्या पढ़ा था। there are mainly two types of posture, the static posture and the dynamic posture, याद कीजिए। ठीक है, तो static and dynamic posture क्या होता है। static posture यानी कि when your body is stable, when your body is not moving, जब आपका बॉडी एक जगह स्थिर बैठा हुआ है, एक स्टेबल पोजीशन में है, उसे हम स्टैटिक पोस्चर कहते थे। विदाउट मूविंग, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारे उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली उसी का बात यहाँ पर हो रहा है कि हमें पेशेंट के स्टैटिक पोस्चर को सही करना है। उसके लिए क्या करना हो, हमें अपने पेशेंट के पोजीशन को स्टैटिक मोड में होल्ड करने के लिए कहना है। शुरू में हम पैसिवली करा सकते हैं, बट वी विल प्रेफर मोर एक्टिवली। ठीक है, देन सिटिंग, क्वाड्रप्ड, नीलिंग, मॉडिफाइड प्लांटिग्रेड, ये कुछ पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस में हम पेशेंट को रखेंगे एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू बैलेंस द बॉडी, और वी विल आल्सो हेल्प द पेशेंट टू बैलेंस। Okay, we can also use balancing board in this condition. Apart from this all, progression should be made by varying the BOS. I think you all know this. This is base of support. अगर आपने बायोमैकेनिक्स और बेसिक्स ऑफ बायोमैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये बेस ऑफ सपोर्ट और पोजीशन, और सॉरी, ये बेस ऑफ सपोर्ट और पोस्चर का क्या लेना देना है। सो बेस ऑफ सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों? बेस ऑफ सपोर्ट हमारे पेशेंट का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल हमारे पेशेंट का बॉडी रहेगा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट रहने से क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और एंड बिकॉज ऑफ दिस द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा देंगे ताकि पेशेंट स्टेबल रहे। धीरे धीरे उस बेस ऑफ सपोर्ट को कम करते जाएंगे ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो, वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो हमारा एक्सरसाइज। ओके, देन स्टेबलाइजेशन, डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल, वेट शिफ्टिंग एंड अपर एक्सट्रीमिटी रीचिंग। ठीक है, डायनेमिक पोस्चर कंट्रोल में सबसे पहले हम कराते हैं वेट शिफ्टिंग एंड अपर एक्सट्रीमिटी रीचिंग। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इन मैम का जो एक्सरसाइज कराना है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो पेशेंट है ये हाथ में बॉल लेकर ये रीचिंग एक्टिविटीज, अपर एक्सट्रीमिटी का रीचिंग एक्टिविटीज ये कर रही हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्हें वेट शिफ्टिंग भी कराना है। सो हम ये रीचिंग के साथ साथ स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंड भी करा सकते हैं पेशेंट को। देन लोअर एक्सट्रीमिटी स्टेपिंग, दिस कैन ऑल्सो बी डन। Okay, now
फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन फर्दर अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट विथ ट्रंक रोटेशन, अपर एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट साथ में ट्रंक रोटेशन, जैसे फ्लेक्शन विथ रोटेशन, अपर एक्सट्रीमिटी का फ्लेक्शन एंड रोटेशन, एक्सटेंशन विथ रोटेशन, देन फर्दर प्रोग्रेस्ड बाय द पेशेंट सिटिंग ऑन द फिजियो बॉल एंड स्विस बॉल। सबसे पहला हमें पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रोटेट कराना है या फिर नॉर्मल सिटिंग, लो सिटिंग, हाई सिटिंग, कैसा भी सिटिंग पोजीशन में हमें पेशेंट का ट्रंक रोटेशन कराना है अलॉन्ग विद द अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। चूंकि यहाँ पर पहले हमारा पेशेंट एक फ्लैट सरफेस पे सिटिंग पोजीशन में है तो दैट इज मोर स्टेबल, पर अगर हम उसे फिजियो बॉल या फिर स्विस बॉल पर सिटिंग में शिफ्ट कर दें तो दैट विल बी क्वाइट अनस्टेबल, वहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी लूज होगा पेशेंट को स्टेबल पेशेंट थोड़ा स्टेबल करने में अपना एफर्ट लगाएगा। तो सबसे पहले तो हम फ्लैट सरफेस पे कराएंगे, देन वी विल प्रोसीड फॉर द फिजियो बॉल और द स्विस बॉल। ओके, नाउ unilateral resisted overhead stretch, reciprocal stepping and overhead arm swing, resisted bilateral symmetrical PNF D2 flexion and extension pattern। I think इसका डायग्राम मैंने ऐड किया है, yeah, this is the diagram। okay, so सबसे पहला यूनिलेटरल रेसिस्टेड ओवरहेड स्ट्रेच एंड दिस थ्री, सबसे पहले इन तीनों के बारे में देखिए इस डायग्राम में। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहला इस पोजीशन में रेसिस्टेंस भी है, ये हमने पेशेंट को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया, पेशेंट ने अपर एक्सट्रीमिटी, ये हमारे पेशेंट का अपर एक्सट्रीमिटी है, इस अपर एक्सट्रीमिटी का फ्लेक्शन भी किया और साथ में ट्रंक को भी रोटेट किया, जिस साइड फ्लेक्शन किया उस साइड ट्रंक को भी रोटेट किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला तो हमारा पेशेंट जो हुआ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, दूसरा यहाँ पर ट्रंक का रोटेशन हो रहा है, और तीसरा यहाँ पर हमारे अपर एक्सट्रीमिटी का एक्टिव एक्सरसाइज भी हो रहा है अगेंस्ट रेसिस्टेंस। सो एक्टिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पे हमारे अपर एक्सट्रीमिटी का। सो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पे हमारे पेशेंट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकता है एंड कंडीशनिंग भी हो सकता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखिए यहाँ पर गौर से कि जो हमारी पेशेंट हैं, इन पेशेंट का आंख, ये पेशेंट कहाँ देख रही हैं, ये पेशेंट अपने मूवमेंट पर ही देख रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विजुअल फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम मूवमेंट कराएंगे तो हमारे पेशेंट के ट्रंक के साथ साथ नेक भी रोटेट होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। इससे एक विजुअल फीडबैक, एक विजुअल पॉजिटिव फीडबैक भी हमारे ब्रेन को मिलता है। ओके, नाउ रेसिप्रोकल स्टेपिंग एंड ओवरहेड आर्म स्विंग। रेसिप्रोकल स्टेपिंग यानी कि अगर हमारा पेशेंट लेफ्ट हैंड को रेज कर रहा है तो वो राइट लेग को भी रेज करेगा, रेसिप्रोकल डायगोनली, ठीक है। अगर हमारा पेशेंट राइट हैंड को रेज करेगा तो उसके साथ साथ लेफ्ट लेग को रेज करेगा, तो रेसिप्रोकल स्टेपिंग करेगा। एंड ओवरहेड आर्म स्विंग, दिस इज द ओवरहेड आर्म स्विंग। कुछ इस तरह से एक्सरसाइज कराना होगा। नाउ डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल विद स्टेपिंग एंड रीचिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन। सबसे पहला डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल, सबसे अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा ना कि पोस्चर दो तरह के हैं। सबसे पहला हमारे एक स्टैटिक पोस्चर है एंड डायनेमिक पोस्चर है। स्टैटिक पोस्चर का तो हमने देख लिया। डायनेमिक पोस्चर में क्या करना है, डायनेमिक पोस्चर को ठीक करने के लिए दो तीन चीजें हमने अभी देखी। उसके अलावा यहाँ पर स्टेपिंग एंड रीचिंग साथ में कराना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जो पेशेंट है, इस पेशेंट का ये ये स्टेपिंग अप डाउन स्टेपिंग एंड रीचिंग अगेंस्ट द रेसिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, और साथ में ट्रंक का रोटेशन, ये तीनों चीज साथ में हो रहा है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द डायनेमिक पोस्चर ऑफ द पेशेंट थ्रू दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में इस एक्सरसाइज के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी हैव सिट टू स्टैंड ट्रांजिशन विथ वॉकिंग एड। हम किसी भी वॉकिंग एड के थ्रू, वॉकर्स के थ्रू हम सिट टू स्टैंड का ट्रांजिशन करा सकते हैं। पेशेंट को बता सकते हैं कैसे इंडिपेंडेंटली बैठना है और सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जाना है। एज द ट्रेनिंग प्रोग्रेसेस टास्क्स आर मॉडिफाइड एंड प्रोग्रेशन इन इज मेड। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है हमारा ट्रेनिंग, जैसे जैसे प्रोग्रेशन करते हैं हम एक्सरसाइज में, टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज हम कराना शुरू करते हैं और प्रोग्रेशन और बढ़ाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सबसे पहले वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट हम पेशेंट को दे रहे थे फॉर मोर स्टेबिलिटी, पर अब क्या करेंगे, विल रिस्ट्रिक्ट द पेशेंट टू द नैरो बेस ऑफ सपोर्ट। इससे क्या होगा, और कॉम्प्लिकेट होगा एक्सरसाइज एंड द पेशेंट विल मेक एफर्ट टू बैलेंस हिज और हर बॉडी। देन टेंडम स्टांस, आईज ओपन टू आईज क्लोज्ड। एंड देन क्रॉस स्टेपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो हमारा फिजियो है ये क्रॉस स्टेपिंग करा रहे हैं पेशेंट का। ओके, सीजरिंग गेट जो हमें देखने को मिलता है कुछ वैसा ही हम क्रॉस स्टेपिंग कराते हैं। ओके, नाउ गेट एंड लोकोमोशन, इसके लिए क्या करेंगे, अ वेल डिजाइंड एक्सरसाइज प्रोग्राम विथ टोनल करेक्शन, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग कैन इंप्रूव द वॉकिंग एंड लोकोमोशन। अभी तक में हमने जो भी देखा है, अभी तक ने हमने जो भी स्ट्रेंथ के लिए, कंडीशनिंग के लिए,
पेशेंट के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी एक्सरसाइजेस किए हैं, उन सभी एक्सरसाइजेस में आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर टोनल करेक्शन के लिए हमने काम किया है, हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए काम किया है, हमने स्ट्रेचिंग किया है, हमने बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए काम किया है। तो जब तक ये सभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक ग्रुप में काम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव ऑन फॉर द गेट एंड लोकोमोटरी ट्रेनिंग, क्योंकि इन सभी का करेक्ट होना बहुत जरूरी है फॉर अ प्रॉपर गेट। ठीक है, अब जब तक अगर हमारा जो पेशेंट है वो डायनेमिक पोस्चर में बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, तब तक आप उसे गेट ट्रेनिंग कैसे दोगे? तो इसलिए पहले आपको उन सभी चीजों पे ध्यान देना है, देन फिर वी विल मूव ऑन टू द गेट। गेट में स्टैंडिंग एंड वॉकिंग शुड बी डन बाय स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट। अगेन यहाँ पे बेस ऑफ सपोर्ट स्टेबल करके स्टैंडिंग एंड वॉकिंग कराना है। मैक्सिमम वेट बेयरिंग विथ लोअर एक्सट्रीमिटी में वेट बेयरिंग। वेट ट्रांसफर्स करा सकते हैं हम फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी टू अदर एक्सट्रीमिटी। होल्डिंग द डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द गेट। गेट के जो बहुत सारे इवेंट्स हैं, स्विंग फेज एंड स्टांस फेज, और उन दोनों के बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे हील स्ट्राइक, टो ऑफ, मिड स्टांस वगैरह। तो उन सभी इवेंट्स पे हम होल्ड करा सकते हैं पेशेंट को। देन पाइवट टर्निंग, बैकवर्ड स्टेपिंग, साइड स्टेपिंग, क्रॉस स्टेपिंग एंड फ्रेंकल एक्सरसाइज। ये एक मिस हो गया। फ्रेंकल एक्सरसाइजेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ ब्रेडिंग, ये ब्रेडिंग क्या है? ब्रेडिंग इट इज अ पीएनएफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स साइड स्टेपिंग एंड क्रॉस स्टेपिंग। ये एक पीएनएफ एक्टिविटी है, इट इज आल्सो टाइप ऑफ पीएनएफ एक्टिविटी जिसमें कि साइड स्टेपिंग और क्रॉस स्टेपिंग एक साथ इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, देन स्टेयर क्लाइंबिंग, एडिंग ऑब्स्टेकल्स मतलब इससे क्या होगा, जो हमारे पेशेंट है उसके गेट पैटर्न में और कंडीशनिंग आएगा, वो और अच्छे से इंप्रूव होगा। देन ट्रेडमिल ट्रेनिंग एंड एट लास्ट सम ऑर्थोटिक एंड असिस्टिव डिवाइसेस, ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं फॉर प्रॉपर गेट। ओके, नाउ दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस थ्रू फिजियोथेरेपी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ देयर इज एनी डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और इन द इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप टू। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल पुट द लिंक ऑफ द ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहां पर हम रेगुलर क्वेश्चंस, डिस्कशंस विद रेफरेंसेस एंड सम क्लिनिकल केसेस का डिस्कशन ये सब करते रहते हैं। ओके, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।